हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हमारा चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुसलसल हमारे साथ जुड़े रहे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की पूरी कोशिश रहती है कि खबरें सही, ऑथेंटिक चेक करके आप तक पहुंचाई जाएं और नैरेटिव एनालिसिस वो पहुंचना चाहिए जो रियल हो, ग्राउंड जीरो के बिल्कुल नजदीक। वो तमाम हमारी कोशिश है जिसको आप पसंद कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ ताउन भी करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। आज बहुत ही अहम इशू है जिस पर हम बात कर रहे हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब से। अहम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक गाजा पीस प्लान में हमास के तैयार होने की खबर बड़ी खुशी से सुनाई और इस हद तक कह दिया कि नेतन्याहू अब सबके लिए तैयार हैं और वो बहुत खुश हैं। अंदर से खबरें आ रही हैं कि साहब नेतन्याहू बहुत बेचैन है। बेचैनी हारने वालों के यहाँ होती है। तेहरान से कहीं कोई बेचैनी की खबर नहीं आ रही, बल्कि 20-23 लाख ईरानी इस वक्त इराक में हैं। 23 लाख 2.3 मिलियन लोग गए हैं ईरान से इराक इमाम हुसैन के अरबईन में। तो वहां तो बिल्कुल सुकून चैन है। बहुत बड़ी खबर है ये कि जंग के दरमियान करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमला भी हुआ है सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन वहां कोई बेचैनी नहीं है। लेकिन आज हम फिरोज साहब से जो हम बात करेंगे, फोकस रखेंगे आखिर ये गाजा पीस प्लान कैसे अचानक आगे बढ़ा, ट्रंप की इसमें क्या मर्जी है, वो क्या चाहते हैं, क्या अमेरिका की सियासत में ऐसा दबाव बन रहा है कि कोई उन्हें कामयाबी दिखानी थी, आखिर क्या कुछ है, अंदर की कहानी क्या है, खुद वेस्टर्न मीडिया क्या बता रहा है, खुद फिरोज साहब के अपने कॉन्टैक्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में बार बार जाते रहते हैं, बहुत लोगों को वो फॉलो भी करते हैं और बहुत से लोगों से बातचीत भी करते हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक भी आपको बार बार सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आपका एनालिसिस, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत गैर मामूली होती है, खासतौर पर वेस्ट एशिया की मालूमात और अमरीकी सियासत, अंदरूनी सियासत तक आपकी बहुत बारीक पैनी नजर है। कैसे देख रहे हैं इस गाजा पीस प्लान को? हमास कैसे तैयार हो गया? कल तक तो वो ईरान के साथ खड़ा था। ट्रंप के ट्रैप में आ गया है हमास? क्या हमास का रंग यही है जो अमेरिका के साथ जाना चाहिए? क्या हमास ईरान को छोड़ चुका है या कोई स्ट्रेटेजिक मूव है? क्या कुछ है, कैसे देख रहे हैं? इसमें तीन मेजर प्लेयर है ये ट्रम्प पीस प्लान में। एक है खुद ट्रम्प, दूसरा है नेतन्याहू और तीसरा है हमास। तीनों पे बात करेंगे कि अभी ये टाइम पे ये क्यों हो रहा है और तीनों कैसे इसको रिएक्ट कर रहे हैं। ये अनडाउटली जो भी हो रहा है ईरान के प्रेशर के कारण हो रहा है, ईरान के जीत के कारण हो रहा है, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कतर और यूएई के बेसिस भी अमेरिका ने खाली कर दिया है। कुवैत का भी बेस का हाल खराब है। जॉर्डन में लोग सड़क पे आ गए क्योंकि जॉर्डन में एक डॉक्यूमेंट निकलना कि 100 लोग डिमांड करें कि अमेरिका के बेसिस निकले, छोटी बात नहीं है। उससे एक हिम्मत बनी है जॉर्डन में कि यहाँ से ये बेसिस निकालो वरना हम लोग ये जंग में फंस चुके हैं। तो ट्रम्प का मसला ये है कि 100 दिन के कम समय में उनके इलेक्शन आ रहा है। नवंबर 4 का मिड टर्म है, 100 दिन ही बचे हैं, जिसमें ऑलरेडी पोल्स बता रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन भी वो हार रहा है, कांग्रेस का तो वो हार ही रहा है। तो जो 6 सीट का अंतर था वो भी उल्टा हो रहा है। और अभी की बात है, जैसे जैसे नजदीक होगा मैं मानता हूँ कि ये 8 से 10 सीट का भी फासला बन सकता है। 6 से 8 का तो हो ही सकता है। ओके, सेनेट में ये बहुत बड़ी, मतलब ट्रम्प का तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब करियर ही खत्म उसके बाद। वैसे भी ये लास्ट टर्म है, अगर मिड टर्म ही हार गया तो बचेगा क्या उसका। तो पॉइंट इज के, और ट्रम्प का इमेज इतना खराब बना है अभी अमेरिका के अंदर क्योंकि ईरान के सामने वो हार चुका है और सब लोग ये बात बोल रहे हैं। और जो नहीं करने वाला था जंग, तुमने जंग जाके कर ली, कोई मतलब का जंग नहीं था। सब जानते ही है इजराइल के कारण तुमने, नेतन्याहू के कारण किया है, एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए किया है, जिसको एप्स्टीन वॉर बोलते हैं। ओके, तो ना रेजिंग तुम कर पाए, ना हॉर्मुज जो खुला था भी वो बंद हो गया है, न्यूक्लियर डील जो थी वो तुम कर नहीं पा रहे हो। तो ट्रम्प के लिए तो ये डिजास्टर है। और जो ईरान जिस प्रकार से जवाब दे रहा है, मतलब ट्रम्प
अटैक बंद करता है 3 दिनों के लिए, मगर ईरान जाके जॉर्डन में हमला करता है। अभी ईरान का तो वो कॉन्फ्रेंस हो गया कि मैं टाइमिंग तय करूंगा। जो बगाई ने कहा, जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, कि हर बार वो बंद करेंगे, हम भी बंद करेंगे, वो मारेगा, हम मारेंगे, हमको अभी जाना है कि हम लोग करेंगे। तो ये तो अभी परिस्थिति है। दूसरा है कि ट्रंप के लिए प्रॉब्लम ये है कि ना लेबनान में नेतन्याहू उसको कोई स्पेस दे रहा है, ना वो ईरान में तो झोंक दिया, मगर अभी अमेरिका अकेला लड़ रहा है। इजराइल बोला मुझे लड़ना ही नहीं है भाई, तुम लोग दोनों देख लो। ठीक है, तो ट्रंप को कोई छोटी मोटी विक्ट्री चाहिए ये चुनाव के पहले, तो उसको लग रहा है कि गाजा में मैं कुछ काम कर पाऊंगा। ठीक है, अभी परिस्थिति आई नेतन्याहू की, कि नेतन्याहू गया था, क्योंकि अमेरिका में वो बहुत टाइम से जाना, 7 बार मिल चुका है, 8वीं बार जाके मिला है। ट्रंप ने बोला तो आना ही मत भाई, आना है तो कुछ हाथ में लेकर आ, कोई प्रपोजल लेकर आ जिसको मैं कुछ यहाँ कर सकूं। तुम्हारे चक्कर में मैं भाई मिट्टा मारूंगा, तुम तुम्हारे इलेक्शन जीतोगे, ये तो होने वाला नहीं है। ओके, तो ऐसा कोई रास्ता बनाओ ताकि हमारी दोनों की नैया पार हो जाए। मगर पॉइंट क्लियर है कि ये जो गाजा पीस प्लान है, जिसकी बात 1 साल पहले से चली थी, सीज फायर हुआ था, सो कॉल्ड सीज फायर, जिसमें 1200 फिलिस्तीनी सीज फायर के बाद मरे। ठीक है, और गाजा पीस प्लान जो ट्रम्प ने पीस बोर्ड बनाया था, जिसका वो चेयरमैन ने ढंढोरा पीटकर, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही थी। ऑल ऑफ सडन ये बात रिवाइव हुई है। मगर ये भी बात सही है कि बहुत दिनों से शर्म अल शेख में, इजिप्ट में बातचीत चल रही थी हमास की, बहुत डीप थिंकिंग हुई है, बहुत कुछ डीप चर्चा हुई है। और अभी अयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे के टाइम पे जब पूरा एक्सेस मिला था तेहरान में, तब भी कुछ बात हुई होगी। ये ऐसा नहीं कि ईरान से अलग होकर या हिजबुल्लाह से अलग होकर ऐसी बात हमास नहीं करेगा। ये पूरा दोस्त है और ये सब लिबरेशन मूवमेंट्स के आपस में है, तो हमास ने कुछ सोच समझ कर कदम उठाए। मगर तभी भी ये गाजा पीस प्लान में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। ठीक है, मगर हमास क्यों कर रहा है? हमास ये कर रहा है क्योंकि इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, और वो चाहता है कि अपने लोगों को कुछ अभी कुछ रियायत मिले, कुछ शांति मिले, वो जी पाए। इसलिए हमास अपने लोगों के लिए कर रहा है। ये गाजा जंग के पहले भी यार जंग हो चुकी थी, जहाँ 1 से 1.5-2 महीना चलती थी, 1000-1200-13 लोग मरते थे, उसमें ज्यादा नहीं मरते थे। तो हमास ने जब 7 अप्रैल को उठाव किया तो उसका बोलना था कि 1-2 महीना चलेगा, हम कुछ बंदक को 250 बंदक को पकड़ेंगे, 10,000 को छोड़ देंगे। मगर हमास को पता नहीं था कि इस बार नेतन्याहू का प्लान नरसंहार का था, और नेतन्याहू ने पूरा होने दिया। ये एक अलग विषय है, मैंने बार बार इस पर बोला भी है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमास ने सोचा नहीं था कि इतनी बर्बरता से ये पूरा नाजी स्टाइल हमला करेगा नेतन्याहू, जिसमें नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? हमास को खत्म, हमास के मतलब पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर को खत्म कर, उसमें फेल हो गया। टनल आज भी बरकरार है, हमास के हथियार आज भी उसके पास है, तो उसमें तो नेतन्याहू पूरा का पूरा फेल हो गया। और वो चाहता था कि पूरी वहां की आबादी साइनाई चले जाए, सोमाली लैंड चले जाए, सूडान चले जाए, कहीं तो हम लोग उनको ट्रांसपोर्ट करें, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये सलाम है गाजा के लोगों की, इतना 6-9 हिरोशिमा नागासाकी झेलने के बाद भी वो लोग हिलने के लिए तैयार नहीं है। ओके, उसके साथ जो नेतन्याहू का प्लान था, जो बेन गवीर का प्लान है कि हम लोग वहां सेटलमेंट्स बनाएंगे, उसमें भी वो फेल हो गए। ठीक है, तो अभी पॉइंट ये है कि हमास का जो कैलकुलेशन है कि जो ट्रम्प ने पहले ही बोल दिया कि भाई हथियार हमास दे देगा, मगर हमास ने बोला मैं हथियार तब तक नहीं दूंगा जब तक इजराइल विड्रॉ नहीं होता। मैं इजराइल का बोलना है कि उसी जब पर तक आना हमास चाहता हूँ। हथियार नहीं, मैं उसी पर आना चाहता हूँ। मैं आऊंगा हाँ उस पर, मैं आऊंगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं आऊंगा। नहीं, मैं ये और समझना चाह रहा हूँ, कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉजेज हैं, थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए लोगों को, उसके बाद हम आगे कुछ चीजें डिस्कस करें। हाँ, मैं पूरा अग्रीमेंट पे आ रहा हूँ, मैं पूरा हाँ अग्रीमेंट पे आ रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल जी। हाँ, अग्रीमेंट 15 पॉइंट का अग्रीमेंट है, उस पर अलग से आना होगा। हाँ ठीक है, हम्म और उसका पूरा अग्रीमेंट का जो स्ट्रक्चर है, 3 अलग अलग बॉडीज है, उसमें मेंबर कौन है, वो सब मैं बात करूंगा। हाँ ठीक है, तो हमास का कैलकुलेशन ये है कि भाई पहले निकले, बाद में मैं हथियार दूंगा, और हथियार भी मैं दूंगा तो पैलेस्टीनियन कोई बॉडी बनी है उसको दूंगा, मैं इजराइल के हवाले तो करने वाला नहीं। तो ये सब डिटेल की बात मैं बात करूंगा उस पर। नेतन्याहू का कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ आ गया है। उसका इलेक्शन 27 अक्टूबर को है, और अगर वो विड्रॉ हुआ तो वो खत्म हो गया, और ट्रंप के लिए अगर नेतन्याहू नहीं विड्रॉ हुआ तो ट्रंप खत्म हो गया। तो अभी कौन किस पे हावी होता है वो देखना है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी है, अब देखिए माइंडसेट क्या है, इजरायली माइंडसेट क्या है। इजरायली माइंडसेट ये है, ये मई 2026 का पोल है, कि 82% इजरायली चाहते हैं कि गाजा से आबादी को निकाली जाए,
56% ये बोल रही कि जो फिलिस्तीनी रहते इजराइल के अंदर ऑक्यूपाइड, जो वो 67 वाला है, 48 वाला है, वहां से जो फिलिस्तीनी है पूरा का पूरा निकाले जाए। 56% तो वो चाहते कि फिलिस्तीनी जो इजराइल के अंदर वो भी निकले जाए। और 64% ये बोलते कि गाजा में कोई इनोसेंट, मार डालो सबको। तो ये तो एक कट्टर माइंडसेट है इजराइल के अंदर का। और ये जो उनका जो बेन गवीर है वो तो बोला ये डील अनएक्सेप्टेबल है। जो गाबी एग्जनकॉट है, जो ऑपोजिशन मिनिस्टर है, जो जीत सकता है, नई सरकार बना सकता है, अभी वो सरकार, वो ऑपोजिशन में तो बोल रहा है कि ये डील बहुत खराब है, ये हमास को हरा ही नहीं पाया, बोला था क्या और क्या हो गया। ठीक है, तो अभी पॉइंट ये कि जो आपका अगला सवाल है ये एक्चुअली डील क्या है। हाँ, ये वो समझना पॉइंट बहुत है कि जरूरी ये है। जी जी जी, उसी ये 15 पॉइंट की जो डील है ना, अभी उसी पे आते हैं। देखिए पॉइंट क्या है कि ये डील साइन हुई, मतलब अभी तो ट्रंप ने उसको अनाउंस किया था, पर एक जब अक्टूबर में ट्रंप ने एक सीज फायर अनाउंस किया, वो सीज फायर भी तब से 1200 लोग मरे हैं। और एक यूएन रेजोल्यूशन पास किया गया नवंबर 17 2025 को, रेजोल्यूशन 2803, जिसमें ये तय हुआ कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट बना। ठीक है, ये यूएन रेजोल्यूशन 280 था, 2803 था। और वो 15 मेंबर में से 13 मेंबर ने अग्री किया और रशिया चाइना ने विरोध नहीं किया, एब्सटेन किया। वो अग्रीमेंट में नहीं थे, मगर उन्होंने बोला कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है डील के साथ, मगर हम लोग एब्सटेन कर रहे हैं। ओके, तो उसमें ये जो डील की बात है, उसमें जो 15 पॉइंट है, उसका पहला पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें पैलेस्टाइन स्टेट की भी बात है इस बार। हाँ, उसमें जो सॉरी जस्ट मिनट जी, ये जरा पढ़ना बहुत जरूरी है, ये जो 15 पॉइंट्स है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, जो देखिए हमास का ये पोजीशन है ये डील को लेकर, बाद में मैं वो 15 पॉइंट पे आता हूँ। हाँ। ओके, कि पहले तो हमको कमिटमेंट चाहिए कि इजराइल जो रोज हमको मार रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, वो पहले बंद हो। उसके बिना आगे, ये अग्रीमेंट हो चुकी है, मगर उसके बिना हम लोग अगले कदम पे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो उसका बोलना है कि जो सेकंड फेज है अग्रीमेंट का, पहले ये बंद हो तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, एंड उसके साथ हमास ये भी बोल रहा है कि जब तक इजराइल नहीं विड्रॉ होगा तब तक हम लोग हथियार हमारे देंगे नहीं। हम, और इजराइल ये बोल रहा है कि जब तक हमास हथियार नहीं देगा तब तक हम लोग विड्रॉ होंगे नहीं। तो अभी देखो क्या ट्रम्प भाई साहब क्या करते हैं इसमें। ओके, अभी पॉइंट आता है ये 15 पॉइंट का अग्रीमेंट जो है ना, उस पर जरा आते हैं और बाद में मैं स्ट्रक्चर पे आता हूँ। ओके, जो ये 15 पॉइंट का अग्रीमेंट है, उसमें जो पहला पॉइंट है, जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, द पीस फ्रेमवर्क, ऑल पार्टीज रीअफर्म प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पीस प्लान एज पर यूएन रेजोल्यूशन वगैरह। होता क्या है, फ्रेमवर्क फॉर एंडिंग द वॉर, एक तो वॉर बंद हो, रीबिल्डिंग गाजा, रिस्टोरिंग गवर्नेंस एंड एडवांसिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। स्टेटहुड की बात है, मगर हमको याद है कि ओस्लो में भी स्टेटहुड की बात थी कि 93 में जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, 99 तक वो स्टेट बनना था, कुछ हुआ नहीं। ठीक है, और पॉइंट है कि मान लो कि हमास ने अपने हथियार दे दिए और उसके बाद वो हत्या हो गए और इसराइल ने एक आतंकवादी हमला करवा दिया इसराइल के अंदर, और बोलेगा हम तो अभी जाएंगे वहां गाद में, तो रोकने वाला कौन है। और हम लोग वेस्ट बैंक में देख रहे हैं कि वहां के लोग नियर पे है, वहां के पैलेस्टाइन अथॉरिटी में कोई दम नहीं है। मैंने कभी महमूद अब्बास को कोई बुलडोजर के सामने आने को देखा नहीं है, ना उसने कभी लाठी खाई है। ये कौन से आजादी के लीडर है जो जिनीवा में घूमते रहते हैं, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में जाते और के वहां के रेजोल्यूशन पास करवाते। तो सड़क पर महमूद अब्बास की कैबिनेट का है भाई। यहाँ तो नेहरू सड़क पे थे, गांधी सड़क पे, तो सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे, मौलाना लड़ रहे थे, भूख हड़ताल होती थी, क्या क्या नहीं होती, जेलों में जाते थे। ये क्या हो रहा है इधर। ओके, तो पॉइंट क्या है कि आज वेस्ट बैंक निहत्था हो चुका है और वहां दमन इतना हो रहा है। तो गाजा में अभी तक ये है, तो लोग, मतलब है आज, वो लोग उसको निकाल नहीं पाए लोगों को। ओके, तो ऐसे ही 15 पॉइंट का ये पूरा अग्रीमेंट है। अब ये 15 पॉइंट में इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए क्या है। नंबर वन ये है कि ये मेजर स्ट्रक्चर में कोई भी फिलिस्तीनी नहीं है, कोई भी अरब नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर का, द बोर्ड ऑफ पीस, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। ओके, कंपनी का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है ना, तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ट्रम्प चेयरमैन है, ट्रम्प चेयरमैन है, सेल्फ डिक्लेयर्ड चेयरमैन। ठीक है, फिर उसका जो नंबर 2 है हाई रिप्रेजेंटेटिव गाजा, जो फॉर्मर स्पेशल कोऑर्डिनेटर रह चुका है मिडिल ईस्ट पीस प्लान को लेकर, निकोलाई मिलानोव करके है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है जिसमें ज्यादा गड़बड़ है।
नंबर वन, जैरेड कुशनर, जो एब्राहम अकॉर्ड बनाना चाहता है, जिसने बोला था कि एक रिवियरा बना दूंगा मैं गाजा में, ये कट्टर यहूदी शबाब दुबाविचर है, खास नेतन्याहू का है। उसके बाद सबसे बड़ा क्रूक टोनी ब्लेयर, जो इराक वॉर का वो क्राइम का आदमी, बहुत प्रेशर था कि टोनी ब्लेयर को हटाया जाए, मगर अभी भी टोनी ब्लेयर है। पहले तो टोनी ब्लेयर को हटाओ भाई इसमें से। ओके, तीसरा जो आदमी है मार्को रूबियो, जो प्रो इजराइल है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो प्रो बिल्कुल। इजराइल है। ठीक है, हाँ, वो एकदम डरता है नेतन्याहू से। अगर लेटेस्ट वीडियो देखा होगा, नेतन्याहू पीट हेगेसेट और मार्को रूबियो को उंगली बता रहा है कि भाई मेरी बात मान लो, और रूबियो बेचारा एक स्कूल बॉय की तरह उसके सामने खड़ा है। चौथा है स्टीव विटकॉफ, जो इसका पार्टनर है, बिल्डर है, वो भी यहूदी है और सो कॉल्ड स्पेशल इन्वॉय है। और यही विटकॉफ और जैरेड कुशनर जाते रहते बात करने के लिए, उनको कुछ पता नहीं क्या बात करनी, उनका वो डिप्लोमेट्स थोड़ी है, या कोई न्यूक्लियर की बात करने की उनकी उनकी खुद की कुछ औकात है कुछ। तो ये भी यहूदी है। फिर अजय बांगा है, इंडियन ओरिजिन के, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। फिर उन्होंने मार्क रोवन को लिया, जो यहूदी है, वो सीईओ है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी के। उसके बाद उन्होंने सीनियर एडवाइजर आर्ये लाइटस्टोन और जॉश ग्रोनबॉम को लिया है, वो भी दोनों यहूदी है। और एक याकिर गबे है, जो एक सिप्रियट इजरायली है, साइप्रस के है, वो इजरायली है, बिलियनर है, वो भी यहूदी है। तो भाई पैलेस्टाइन की बात हो रही है, मेन बॉडी में ना एक पैलेस्टाइन है, ना कोई अरब है, ना कोई मुसलमान है। तो ये बॉडी किसके लिए बनी है भाई? किसको क्या तुम गवर्न करोगे? ठीक है। उसके बाद का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि 27 कंट्रीज का एक ग्रुप बना है, एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर नेशंस, 27 नेशंस। उसमें यूएस, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी, यूएई, कतर, इजराइल, इंडोनेशिया, मोरक्को, टर्की, काजाख्स्तान, हंगरी, अर्जेंटीना, ऐसे करके 27 कंट्रीज है। फिर एक बॉडी बनी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन, एक काउंसिल बनी है, नेशनल काउंसिल काउंसिल टू एडमिनिस्टर गाजा, गवर्निंग काउंसिल बनी है। ठीक है। वो नॉन पार्टिसान, मतलब नॉन पार्टिसान क्या, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी का कोई बंदा नहीं है, हमास को छोड़ी दो। ठीक है। और सब टेक्नोक्रेट्स है। मतलब गाजा की एक म्यूनिसिपैलिटी, तुम अभी पानी, टॉयलेट, रास्ता बिस्ता देख लो, मगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप गाजा में नहीं रहेगी। वो गवर्नेंस के लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई। उसके बावजूद भी हमास पीछे हटने लेता है, ताकि भाई ठीक है, लोगों को रियायत मिल जाए। ठीक है। और आप याद कीजिएगा, आपको तो पता ही है कि जैसे ट्रंप ने अनाउंस किया था कि ये सीज फायर और एक ट्रंप पीस बोर्ड बनेगा, तो पैलेस्टाइन अथॉरिटी पहले दौड़ी थी कि भाई अच्छा हो गया, बन गया। मगर पैलेस्टाइन अथॉरिटी को पता नहीं था कि ट्रंप उन्हीं को नहीं लेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने विरोध किया। नेतन्याहू को कोई भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या गवर्निंग स्ट्रक्चर या कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो वेस्ट बैंक में है, जिसको वो तबाह कर रहा है, वो गाजे में आ जाए, हमास का तो विरोध है, मगर पैलेस्टाइन अथॉरिटी का भी नेतन्याहू है, क्योंकि उनका एजेंडा ही पूरा गाजा को कैप्चर करना है, पूरा वेस्ट बैंक को लेना है, ग्रेटर इजराइल का ही प्रोजेक्ट है। ओके। और बाद में एक इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी है, और एक मॉनिटरिंग ग्रुप बना है कि ये जो भी चीजें होगी, तो वेटिंग के लिए, उसको देखने के लिए एक काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, एक उसके लिए भी एक बॉडी बनी है। ओके। तो जैसे मैंने कहा, ये ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद गाजा ने 6 कंडीशन डाले हैं कि हम लोग तभी हटेंगे जब इजराइल, मतलब हम तभी हथियार देंगे। और मैंने जैसे बताया, हमास कोई अपने हथियार कोई नॉन पैलेस्टीनियन ग्रुप को नहीं देने वाला, जो पैलेस्टीनियन गवर्निंग बॉडी बनेगी उसी को वो देंगे, और इजराइल को देने का कोई सवाल नहीं आता। और उससे हमास को क्या टारगेट उसका क्या है कि रियायत मिल जाए, जो क्रॉसिंग्स है वो खुल जाए, फूड, पानी, मेडिसिन आना चालू करे, और रिकंस्ट्रक्शन का काम है। ये जो 15 पॉइंट में सब कुछ लिखा है वो चालू। रामी खोरी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसर है बेरूट के, उन्होंने वही कहा कि ये कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, ये डील हुआ है, मगर एक इसी को कोई बड़ा डील मानने की जरूरत नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एनीथिंग दैट ट्रम्प सेज। ट्रम्प तो लिख डालता है सोशल मीडिया में, और उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और ट्रम्प इज लुकिंग फॉर, ये डेस्परेट है ट्रम्प कि कहीं ना कहीं तो उसको कुछ जीत हासिल हो, ताकि वो चुनाव में कुछ बोल सके। एंथनी लोवेंस्टाइन, जो इजरायली थिंकर है, सॉरी एक जूइश ऑस्ट्रेलियन है, उसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किताबें भी लिखी है। उन्होंने कहा कि ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज अच्छी बात है। ओके, वो जरूरी था, मगर पॉइंट है कि गाजा को कंट्रोल कौन करेगा, और ये जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? क्योंकि जैरेड कुशनर, जो जिन्होंने मेन पुश किया था, वो तो रिवेरा बनाना चाहता था कि एक दुबई जैसा कुछ बन जाए।
तो बड़ी बड़ी टावर बन जाएंगी, वो उसमें रहेगा कौन? पैलेस्टीनियन वहाँ कामगार करके रहेंगे, वहाँ आने वाला कौन है? तो बहुत सारे और इस पर सवाल खड़े करने भी बहुत जरूरी है। एंथनी लोवेंस्टाइन ने बोला है, क्योंकि ये सबको एक्सपोज करना भी जरूरी है। बोलिए सर। अच्छा, ये इससे सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि वो लोग जो फिलिस्तीनी लोगों के, गाजा के लोगों के कत्लेआम में शामिल हैं, जो कत्लेआम में शामिल हैं, डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल हथियार देने वाले, कुशनर और ये स्टीव विटकॉफ, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने गाजा के लोगों को कत्ल कराया है, उस कत्ल में शामिल हैं। अब उनकी ये कमेटियां बनेंगी, इन कमेटियों में कौन, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? जब पहला ही रोड ब्लॉक ये आ गया, हमास किसी नॉन फिलिस्तीनी को अपने हथियार नहीं देगा, तब तो ये कोई एक कदम भी आगे बढ़ने वाला नहीं है कि फिर हमास को वो राहत कैसे मिल जाएगी? यानी पहला कदम कौन आगे बढ़ाए? इजराइल वापस आना शुरू होगा? ऐसा भी नहीं लगता। इजराइल के अंदर ये कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा लूजर जो है, सबसे बड़ा खोने वाला जो है, वो नेतन्याहू है। तो ऐसे जब हर तरफ रोड ब्लॉक्स हैं, तो फिर आगे कैसे बात बनेगी? जी, अभी ट्रम्प को तय करना है कि उसको सर्व करना है कि नेतन्याहू का थोड़ा मोटा कुछ बलि चढ़ाना है। क्योंकि अगर इतने बड़ा अनाउंसमेंट के बाद नेतन्याहू पीछे नहीं हटा, तो इजराइल और नेतन्याहू के लिए अमेरिका में बहुत परेशानी होने वाली। अभी ये इजराइल वो नहीं है 3 साल पहले वाला, जहां वो राज करता था अमेरिका में, और एक बहुत बड़ी जनता में भी, पार्टियों में भी आज 80% डेमोक्रेटिक पार्टी उसके विरोध में है। ओवरऑल 60% जनता इसके विरोध में है। नौजवानों में तो रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत मसला हो गया है, और डेमोक्रेटिक पार्टी में तो अभी इतना बड़ा लॉबी बन चुका है इसके खिलाफ, सेनेट और कांग्रेस में भी, कि अभी इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अगर उसको बचाना है तो रिपब्लिकन पार्टी का जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन तबका है उसको बचाए, और उसका नेता ट्रंप है। अगर तुम ट्रंप को भी नहीं बचा पाए मिड टर्म में, तो फिर तो इजराइल के हाल और भी खराब होने वाले हैं। तो ये बहुत ही ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू है। हमास को तभी खाली तमाशा देखना है दोनों के बीच का। हमास का क्लियर है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हाथिया नहीं दूंगा जब तक ये बाहर नहीं जाता। और उसके साथ जो और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया था, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ओके, कि वो जो 6 कंट्रीज की जो बात है, वो जो आएगी, उसमें इंडोनेशिया, मोरक्को, काजाकिस्तान, अल्बानिया, कोसोवो, ओके। अभी इसमें मोरक्को भी प्रॉब्लमेटिक कंट्री है, अल्बानिया, कोसोवो भी प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज है। इंडोनेशिया फिर भी थोड़ा भरोसा कर लो, ठीक है। मगर इजिप्ट और जॉर्डन भी अंदर आने के लिए तैयार नहीं, मगर वो कहा कि हम लोग ट्रेनिंग देंगे। और यूएस, सऊदी, यूएई ने कहा कि हम लोग अंदर नहीं आने वाले, हम लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेंगे, हम लोग फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देंगे। मगर इंपॉर्टेंट है कि जैसे इजराइल विड्रॉ होता है, तो ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के आर्मीज आ जाए और एक बफर बने, बीच में आ जाए, खड़े हो जाए फिलिस्तीनी गाजा की जनता के बीच में और इजराइल की आर्मी के बीच में। तो ये इंटरनेशनल सैल्वेशन फोर्स के लिए, स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर भी पहली बार इजराइल तैयार हुआ है। क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा था कि जब एक वॉर जोन होता है तो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेज जाते हैं, ये हमको पता है, मगर आज तक इजराइल ने कभी अलाउ नहीं किया। ये पहली बार, ये अगर हुआ तो ये पहली बार कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन के अंदर एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स जाएगी, जो इनके बीच में खड़ी होगी, जो हमको पता है लेबनान के बॉर्डर पे भी है। लेबनान इजराइल के बीच में भी यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स, हमारे इंडिया के भी बहुत सारे सोल्जर्स मिलते रहते हैं जो लेबनान बॉर्डर पे ऑब्जर्वर्स करके होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये डील ऐसी है कि सबसे ज्यादा परेशान नेतन्याहू है। हमास में तैयार हो, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कुर्बानी दे रहा है। नेतन्याहू कोई कुर्बानी दे, क्योंकि वो तो कुर्बानी हो जाएगी, इलेक्शन ही आ जाएगा। इलेक्शन हार जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज को और समझना चाहता हूं। देखिए, आप बहुत नजदीक से जानते हैं, आपने महमूद अब्बास का जिक्र किया, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का जिक्र किया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी जब तक एक तरह से काउंटर मीडिया नहीं आया था, या ईरान का इस्लामी इनकलाब नहीं था, तो पीएलओ को और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को फिलिस्तीनी लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था। लेकिन
इजराइल के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, जिसके नतीजे में खुद फिलिस्तीनी जो आजादी चाहने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार करके इजराइल को यह हैंड ओवर करता रहा था। यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के मकसद के लिए काम आ रही थी। आखिर बात कहां बिगड़ी, आखिर क्या इसका इस्तेमाल खत्म हो चुका, दी एंड हो चुका कि अब एक लंबे अरसे से नेतन्याहू फिलिस्तीनी अथॉरिटी को कोई रोल देने की बात नहीं करते, गाजा में कोई रोल नहीं देना। और अभी कल परसों यह बयान था कि आप वेस्ट बैंक को जरा एडमिनिस्टर करके दिखाओ ठीक से, तब हम सोचेंगे कि आप गाजा में कुछ कर सकते हो, पहले वहां अपने आप को साबित करो। तो ये आखिर इस्तेमाल करके फेंक देने वाली हालत है या कहीं कोई रियली इख्तलाफ ऐसा है, बेसिक कहीं कोई चीज ऐसी है कि जो कहीं असर्टिव रहा है महमूद अब्बास? महमूद अब्बास और ये जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, ये तो दबा है किसी भी आजादी के आंदोलन को लेकर, क्योंकि वो लोगों ने ऐसे सरेंडर कर दिया कि मतलब इट्स शेमफुल। देखिए, अराफात ईमानदार थे, उन्होंने गलतियां की थी, ओके। मतलब उन्होंने क्या किया था कि ओस्लो अकॉर्ड जब साइन किया था, गुड फेथ में साइन किया था, बहुत सारा फाइन प्रिंट उन्होंने पढ़ा नहीं था। और इज़ाक रबीन का भी कमिटमेंट था टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर, और इज़ाक रबीन को एक कट्टर यहूदी ने मार डाला था। उसके बाद कोई पार्टनर था नहीं। अभी अराफात को क्या काम किया गया कि भाई ये पहली बार था कि तुम हमको प्रोटेक्ट करोगे, मतलब फिलिस्तीनी को जिसने ऑक्यूपाई किया है वो फिलिस्तीनियों की जिम्मेदारी है कि इजराइल को लिबरेशन मूवमेंट से बचाना। अराफात ने वो भी किया 6 साल तक, ठीक है। मगर वो समझ में आया कि भाई मैं यहाँ मेरे लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहा हूँ और यहाँ सेटलमेंट तो बनी रहे, जमीनें जा रही है और मैं हमारे लोगों को पकड़ कर जेल में डाल रहा हूँ, तो उन्होंने रोक दिया। फिर एक कैंप डेविड मीटिंग हुई थी जहाँ बिल क्लिंटन, जो आज बहुत झूठ बोल रहा है, बिल क्लिंटन, एहूद बराक जो आज इन्वॉल्व है एप्स्टीन फाइल में, बहुत बड़ा प्लेयर है एप्स्टीन फाइल में, जेफरी एप्स्टीन का खास मैं तो मानता हूँ कि नंबर 2 पोजीशन पे वही है। तो एहूद बराक और यासिर अराफात की कैंप डेविड मीटिंग हुई, तो बिल क्लिंटन बोला मैं सॉल्व करके देता हूँ, आप लोग आ जाओ। तो 3 ऑप्शन दिए गए यासिर अराफात को, और ये आई विटनेस अकाउंट है। एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे जिसने कोई किताब लिखी कि अराफात को ब्लेम किया गया था मगर अराफात का ब्लेम नहीं था। तो यासिर अराफात को क्या पहले बोला कि अभी ये जो साइन होगा, तो ये डॉक्यूमेंट फाइनल होगा, यूनाइटेड नेशंस के जितने रेजोल्यूशन उसको भूल जाओ। अराफात बोले वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो यूएन रेजोल्यूशन है वो हमारी जीत है, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है के बुनियाद पे पैलेस्टीन स्टेट और राइट ऑफ रिटर्न वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। दूसरा उसको बोला गया कि जो मैप हम लोग देंगे ये इस पे साइन करो। तो वेस्ट बैंक के अंदर यहाँ सेटलमेंट, वहां सेटलमेंट, बोला यार ये मेरा देश है कि कोई मजाक है। सेटलर्स निकले वहां से, ठीक है, वो है ना, नहीं तो मेरा देश कैसे बनेगा। तीसरा उसको बोला गया कि जेरूसलम भूल जाओ, एक गांव है अबूदीस, ठीक है, मतलब दिल्ली के अपना पार्लियामेंट है, कोई कोने में नोएडा फोइडा साइड एक कोई पड़ा है गांव, वो तुम्हारा गांव है, या गुड़गांव जाओ, ठीक है। तो अराफात ने मना किया कि आप बंबई में नरीमान पॉइंट है, विरार जाओ, विरार जाके तुम्हें अपना बना दो, कैपिटल बना दो। अराफात ने मना किया, और पूरा का पूरा ब्लेम आज भी बिल क्लिंटन बोलता है कि मैंने तो पूरा करवा दिया था मगर अराफात माना नहीं, खाली 2-3% जमीन का यहाँ वहां की बात थी, ठीक है। तो अराफात को बाद में नोबेल प्राइज दिया था, उसको वापस आतंकवादी घोषित किया गया, रमाला के ऑफिस में उसको कैद कर दिया और उसको फाइनली पॉइजन देकर मारा गया, ठीक है। तो अराफात के बाद वो जो लीडर है एक्चुअली मारवान बारगूती, वो जेल में है, मगर असली मास लीडर आज वो है जो इसको हमास भी मानती है। और हमास जब भी लिस्ट देता है प्रिजनर्स का कि इनको निकालो, तो हमास जरूर मारवान बारगूती का भी नाम, क्योंकि वो तो मतलब प्रिजन में भी आज भी टॉर्चर हो रहे हैं, और 2002 से लगातार वो दूसरे इंतफादे में पकड़े गए थे, और आज भी वो मतलब 24 साल लगभग, मंडेला का भी इतना टाइम था, आज इनका मतलब आज के दुनिया की मंडल है तो मारवान बारगूती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मतलब ये इतना वीक पैलेस्टाइन अथॉरिटी को भी नेतन्याहू करने के लिए तैयार नहीं है, ये उनकी औकात है, ओके। सो द पॉइंट इज, अच्छा, अब क्या, अब फ्यूचर क्या लग रहा है? देखिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम होता जा रहा है, तो हमें ये बताइए कि अब फिलिस्तीन का कोई मसला हल होने की तरफ बढ़ने के कोई चांस हैं? अगर मिसाल के तौर पर ईरान अगर
इसको परस्यू करना छोड़ दे। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं, क्या कोई रास्ता, कोई तरीका फिर फिलिस्तीन बनने का या फिलिस्तीन की आजादी का कोई बाकी रहता है? ये अरब हुकूमतें जो आज भी इजराइल से ताने बाने बनाई हुई हैं, ताल्लुकात बनाए हुए हैं, मदद कर रहे हैं, बाकायदा ईरान के खिलाफ जंग में पूरी हेल्प कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल की, क्या फ्यूचर क्या लगता है इन मौजूदा हालात में, क्या लगता है? नहीं नहीं, एकदम ये बिना ईरान और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बिना फिलिस्तीन आजाद नहीं होगा। इजराइल कोई बातचीत वाला देश नहीं है। ये जूडियो नाजी, मतलब हिटलर से बदतर ये लोग है, एकदम कट्टर जेनोसाइड लोग है। मैं आपसे जब अगली सेशन में बात करूंगा कि इजरायली मानसिकता क्या है और वो क्यों कोलैप्स हो रहा है अमेरिका में, क्यों उनसे लोग नफरत करें, वो सब बातें होगी। पॉइंट अभी क्लियर है, ईरान हावी है अमेरिका पे। अमेरिका कतर और यूएई की बेसिस को खाली कर रहा है। कुवैत की भी रिपोर्ट आ रही है, जॉर्डन में तो लोग सड़क पे आ रहे हैं। तो ईरान का जो टारगेट था कि इस इलाके में से अमेरिकी बेसिस को हटाओ, ये उसमें वो कामयाब हो रहा है, नंबर 1। दूसरा है कि कुछ कामयाबी तो सऊदी ने दे दी, अंसारुल्लाह पे हमला, इराक पे हमला। तो अभी ये देश और भी एक्टिव हो जाएंगे। और ईरान जो लगभग अकेला लड़ रहा था, कि एक सरकार करके अलग था, हिजबुल्लाह लड़ रहा था, हमास लड़ रहा था, मगर अभी यमन की सरकार सना में जो है, इराक की सरकार डेफिनेटली अपनी मिलिशियाज को एक्टिव करेगी। और जो नियत होने की बात थी वो होने वाला नहीं है। और अमेरिका को तो इराक से भी हटना पड़ेगा। ये सितंबर अक्टूबर में बहुत कुछ होने वाला है उस संदर्भ में भी। और जो इराक ईरान क्यों नहीं टारगेट करता इजराइल को टाइम पे, वही बात है कि पहले ये अरब मुल्कों को निपटा लो, जिसमें जो अमेरिका के बेसिस है उनको वहां से खाली करो। एक बार वो बेसिस खाली हो गए तो ये अरब देश का जो ये जो भी औकात है वो खत्म हो जाएगी। वहां की जनता ही उठ खड़ी हो जाएगी, वहां रिवोल्ट होकर। आई थिंक मिलिट्री में भी बगावत, जनता में बगावत, ये सब राजा को लंदन न्यूयॉर्क भाग जाएंगे। तो बहुत कुछ हो सकता है अगले 1-2 सालों में, ठीक है। उसके साथ एक बार अमेरिका यहाँ से निकल गया और अमेरिका में एंटी इजराइल मूड बन रहा है कि भाई इराक वाला वॉर उनके लिए, ईरान वाला वॉर उनके लिए, $8 to 9 ट्रिलियन का हमारा पैसा बर्बाद हो गया इनके पीछे, हमको मिल क्या रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, हमारे लोग क्यों मर रहे। और एक कट्टर यहूदी का एक वीडियो है कि तुम जो गोयम हो ना, तुम पैदा ही हुए हमको सर्व करने के लिए, हमारे लिए लड़ो, हमारे लिए मरो, हमारे लिए काम करो, इसलिए तुम वो पैदा हुए, यही तुम्हारा काम है। ये उनका मानसिकता है। तो एक और एक कारण अभी इजराइल पे हमला नहीं कर रहा है ताकि नेतन्याहू को उसको इलेक्शन का फायदा ना मिले, ये भी क्लियर कट है। मगर अगर इजराइल ने गलती से हमला किया तो वो जो पीटेगा ईरान, तो अभी जैसे ईरान अमेरिका को नहीं छोड़ रहा है, तो इजराइल तो बहुत छोटी चीज है उसके लिए। ओके, तो वो कदम बाय कदम आगे बढ़ रहा है। और फाइनली वही पॉइंट आएगा कि इजराइल और अमेरिका यहां से निकल गया और ट्रम्प बोला या जो भी बोला, भाई तुम हम हथियार भेजते, हमको भी डालो मत, या शायद हथियार भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि अमेरिका में इतना बड़ा अभी उनके खिलाफ बन रहा है। उसके बाद ईरान वर्सेस इजराइल है, या पूरा एक्सेस। इजराइल बचेगा किधर उसके बाद? इजराइल नहीं बचने का मतलब नहीं कि यहूदी नहीं बचेगा। यहूदी पहले भी रहते थे, यहूदी मुस्लिम और क्रिश्चियन पहले भी रहते थे। साउथ अफ्रीकन अपार्टाइड स्टेट कोलैप्स हुआ, नाजी जर्मनी कोलैप्स हुआ, लोग तो वही रहे ना। सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, लोग तो वही रहे। तो लोग वही रहेंगे, मगर ये जो नाजी रेजिम है, जूडियो नाजी रेजिम है, वो कोलैप्स हो जाएगी। और उसके बाद, क्योंकि अभी जो मेन स्ट्रीम पैलेस्टीनियन डिस्कोर्स हो रहा है वो 1 स्टेट फॉर ऑल का हो रहा है, 2 स्टेट का भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है। एक तरफ नेतन्याहू फिलिस्तीन स्टेट नहीं बनने देना चाहते, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब उन्होंने अब तक देखा। अभी हालत ऐसी है कि अमेरिका की सपोर्ट बाकी रहना मुश्किल है, अरब हुकूमतें उसके नजदीक नहीं आना चाहती, वो जो नॉर्मलाइजेशन का दबाव है। तो ऐसी हालत में इजराइल का खात्मा, जो आप अब से पहले भी कई बार कह चुके हैं, 2028 तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि इजराइल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हालात में दुनिया बहुत बड़ी तब्दीली देखने वाली है। हमें कोशिश है हमारी कि हम आपको तमाम खबरें पहुंचाते रहें, सही एनालिसिस पहुंचाते रहें। आपका एक बार फिर शुक्रिया 1 मिलियन सब्सक्राइबर के हमारे पहुंचने पर, उस मरहले से गुजरने पर, और आप लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।
हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग